संबोधित करें। लालू जी स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ सके, इसलिए आदरणीय मनोज झा जी को उन्होंने भेजा। इस मंच पर बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी और वीरा कुमार जी, कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी और श्रीमान भट्टाचार्य जी, मनोज झा जी, रामोश कुमार जी और आप यहाँ पर जो हमारे पत्रकार मित्रों और दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि एक तो देरी हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन देना था उसने ज़रा देरी कर दी, इसीलिए हम यहाँ पर देर से पहुँचे। अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल है। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था, वो उसमें नहीं दिख रहा। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्हों तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। हम तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते।
और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार क्या कही, ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे और हम वो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब इतने बड़े बड़े सरमाएदार बोलते हैं, ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद। लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को लाके नहीं दिया। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया।
सरकार में जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया, जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। क्या होता है, बिहार मालदा ये सब नजदीक रहने से मिक्सचर हो जाता है, तो सब जगह फिरे। अब जम्मू कश्मीर तो बाकी है लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन इतना मैं घूमा जितनी मेरी ताकत हो सकती है इस उम्र में, लेकिन कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आता है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक हमारा सबका दावा है। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि आप क्या करने वाले हैं, ये सवाल भी हमको उठता है। तो देखिए, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी? उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 140 करोड़ जनता जो है, उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहां से आया? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर रहे हैं।
ऐसी बातें बोलकर उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है, इधर हमारे सीपीआई के नेता, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहाँ तक चाहते हैं, मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। हाँ हाँ, ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी, वहां भी ऐसा बोले, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहाँ तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। आप खड़े उनके, हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते। बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, एमएसपी का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है, मैं छीन लेना चाहता। तो ये जो चीजें हैं हमारे, जो बैकलॉग SC/ST के लिए, OBC के लिए, ये सब भरने का, और जो भी कानून हमने वर्किंग क्लास के लिए किया था, इन्होंने जो उसको अलग ढंग से उसको निकाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि जो वर्किंग क्लास के हित में कानून है, उस कानून को फिर से हम लाएंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ, तो बाकी के लोग दो सवाल है, कभी सवाल नहीं, एक एक करके। अब राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ सम्मानित मनोज झा साहब से हम आग्रह करेंगे। तो मैं शुक्रिया खड़गे साहब और तमाम मंच के बैठे लोग, ये पहला मौका है तीसरे चरण के बाद कि हम एक साथ एक तरह से आप सबको संबोधित कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खड़गे साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम दीपांकर भाई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे साथी हैं, बहुत जबरदस्त हमें संदेश मिल रहा है। आर्थिक न्याय से निकला हुआ बिहार में हमने जो लगातार बात की है वो है नौकरी का मतलब तेजस्वी, और ये प्रण पत्र उसी आपकी गारंटी से निकला है। ये वचन ये है कि बिहार के गांव-गांव में लोग नौकरी देख रहे हैं सर, भैंस नहीं देख रहे हैं। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखो, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का पंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शहंशाह झूठ हो गए न। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था हास्य में, अगर उनकी सभाओं में झूठ पकड़ने की मशीन लगाई थी तो मशीन फेल कर जाएगी, उसका ग्रीस काम नहीं करेगा। इतने झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बरकरार रहे, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, अगर वो गरिमा बरकरार नहीं है हम सब आहत होते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में संविधान, तेजस्वी मतलब नौकरी, और तीसरी चीज जो आपके माध्यम से, आपके निर्देश में, आपके संज्ञान में लाते हुए कॉमरेड दीपांकर से हमारी बात हुई थी, 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसे ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा, सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। और आखिरी एक टिप्पणी करके, बड़ी कोशिश की धार्मिक ध्रुवीकरण की, पूरे देश में नहीं हो रहा है सर,
बिहार में तो कतई नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में खड़े आदमी को भी एक पेट है। उस पेट को अन्न से मतलब है, उसको रोजगार से मतलब है। भूखे भजन ना हुई है गोपाला। प्रधानमंत्री जी इस देश के मर्म को 10 बरस में समझ नहीं पाए। 2024 में भारत की जनता और बिहार की प्रगतिशील जनता वोट आउट करेगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी, और मैं समझता हूं कि वहां से एक प्रगतिशील समाज की शुरुआत होगी, एक सत्ता की शुरुआत होगी। शुक्रिया। आदरणीय खड़गे जी, उपस्थित मोहन प्रकाश जी, मीरा कुमार जी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी और पत्रकार मित्रों, आप सबको नमस्कार। बस 2-3 बातें ही आपसे साझा करनी है। पहले जब चुनाव का दौर आता था तो एक ही संस्था के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा सुना करते थे, ईसी, इलेक्शन कमीशन। और मोदी जी के दौर में अब ईसी के बारे में कम और ईडी के बारे में ज्यादा सुनाई देता है। सामने से ईडी और पर्दे के पीछे से ईबी भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम तो किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और कल हमने देखा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी और स्वागतयोग्य फैसला है। ईडी को रिस्ट्रेन किया गया। ईडी जिस तरीके से दखलंदाजी ईडी की हो रही है चुनाव में, और जो चुनाव के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित कर रहा था, उस पर एक हद तक रोक लगी। तो हमें लगता है कि आगे जो और 4 चरण के चुनाव है तो सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी, और इस चुनाव को हम लोग जहां तक संभव हो जन दबाव से फ्री और फेयर बना के रखेंगे। हमें बहुत अफसोस है, कल इंडिया गठबंधन की ओर से डेलीगेशन ने ईसी को मिला था, और हम लोगों की जो 2 मुख्य शिकायतें थी, एक तो चुनाव के डेटा को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण ढंग का नहीं मिला, और दूसरा जो 16 मार्च को राजीव कुमार जी ने चुनाव के शेड्यूल घोषणा करते समय जो उन्होंने वादा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू किया जाएगा, किसी तरह के हेट स्पीच पर रोक लगाई जाएगी, चाहे जितने बड़े नेता हों उन पर कार्रवाई करने में ईसी पीछे नहीं रहेगा। और अफसोस, बहुत शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच इस चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहा है, लेकिन ईसी की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमने ईसी से अपील की थी कि आप कार्रवाई करें, ईसी ने एक पोस्टमास्टर की भूमिका निभाई, हमारी चिट्ठियों को नड्डा साहब को फॉरवर्ड कर दिया, ये शिकायत मिली है, लेकिन ईसी ने कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी लगातार, खासकर पहले चरण के बाद से ही, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पूरे रिजर्वेशन की बहस को उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम घुसाया। भारत की क्रिकेट टीम, जिसमें भारत के पास बहुत कम ही स्पोर्ट्स में सफलता है, तो वो क्रिकेट टीम, उसने वो कई बार वर्ल्ड कप जीता, जिस पर हिंदुस्तान को नाज है, वहां भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम करते करते एक सेकुलर मुद्दे को मोदी जी ने छेड़ दिया है, और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सेकुलर मुद्दा इस समय देश में कुछ हो नहीं सकता था। जो मोदी जी ने कहा कि अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर करके काला धन पहुंचा रहे हैं, तो बाकी तो झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। इसको मैं मानता हूं एक कन्फेशनल स्टेटमेंट। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देश के सामने उन्होंने रखा, 3 in 1 कन्फेशन। उस एक वाक्य में एक जो उन्होंने एक इमेजरी प्रस्तुत की, उसमें 3 कन्फेशन है। नंबर 1, जो मोदी जी का दावा था नोटबंदी के साथ साथ कि काला धन समाप्त हो गया, तो उन्होंने माना कि काला धन का बोलबाला जारी है, चुनाव में काला धन चल रहा है। दूसरा, जब अदानी के बारे में हिंदुस्तान की रिपोर्ट आई और संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड उठ रही थी, उसको उन्होंने दबाया और ये कहा कि अदानी हिंदुस्तान के गर्व के प्रतीक है, देश के प्राइड का है। अदानी के बारे में जो बोलेंगे वो एंटी नेशनल है। और आज उसी अदानी पर मोदी जी ने आरोप लगा दिया कि अदानी और अंबानी
वो यही काम कर रहे हैं कि टेम्पो में भर भर करके नोट पहुंचा दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि इस देश में जो ईडी और सीबीआई और आईटी जो कार्रवाई होती है, अगर ये बात सही है तो अदानी और अंबानी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी का छापा पड़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पड़ रहा है, ये भी मोदी जी ने कबूल कर दिया कि ईडी सीबीआई आईटी इसका इस्तेमाल बिल्कुल सिलेक्टिव ढंग से हो रहा है। आखिर में जहां तक बिहार की बात है, हमने शुरू से ही माना कि बिहार पीछे नहीं लौटेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए 2019 के चुनाव को भूल जाइए। 2019 पूरे देश के लिए बिल्कुल एक अलग किस्म का चुनाव था। मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं था, वो एक तरह से हमारे शहीदों के लिए, पुलवामा के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि थी। लेकिन 2020 में जहां तक बिहार आगे बढ़ चुका था, उससे बिहार और आगे बढ़ेगा। और हमने तो देखा, हमारे जो 3 सीट है वहां तीनों जगह नॉमिनेशन में हमने देखा कि लोगों में जबरदस्त एक बदलाव का मूड है। और बिल्कुल वो रोजगार का सवाल, वो विकास का सवाल, वो गरीबी का सवाल, जिसका अभी नीतीश जी के रहते हुए ही जो सर्वे हुआ, उस सर्वे से बिल्कुल साफ हुआ कि बिहार में इतनी जो विकास की बातें हो रही है पिछले करीब 2 दशक से, उस विकास के चिराग तले गरीबी का बहुत घना अंधेरा है। और ये मुद्दा है चुनाव में, मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन, मुद्दा है डेमोक्रेसी, मुद्दा है देश को बचाने का। और इसीलिए पूरे देश से जो संकेत आ रहे हैं, वो संकेत बिल्कुल साफ है। लगातार एनडीए पीछे जा रहा है, लगातार हमारा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। हमें बिल्कुल भरोसा है कि अगले 4 चरण में बिहार से भी हम इस चुनाव को सील कर देंगे, पूरे देश में हम इस चुनाव को सील कर देंगे। और जो अभी बढ़त है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगा। और 4 जून को इस देश में तीसरी बार और मोदी सरकार लौट के नहीं आएगी। 4 जून को इस देश में वैकल्पिक सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये भरोसा है। और आपके माध्यम से बिहार और पूरे देश के मतदाताओं से ये अपील है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के इस चुनाव में, ये आजादी की लड़ाई से कम कुछ भी नहीं है, एक बड़ा जन आंदोलन है। सब लोग बढ़ चढ़ करके वोट डालें। मतदान का प्रतिशत जो पिछले पहले 3 चरण में थोड़ा कम रहा है, उस मतदान के प्रतिशत को ज्यादा करें। और एक से एक वोट, हर एक वोट वो इंडिया के लिए, हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस दिशा में देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। सीपीआई के साथी राम बाबू जी से आग्रह करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस चुनावी माहौल में पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर माननीय खड़गे जी का सीपीआई की तरफ से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी जो सूबे बिहार में हालत बन रही है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं खड़गे जी को कि पूरे बिहार में बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा कहीं काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात कि 10 बरस में इन्होंने जो झूठ परोसा है लोगों के बीच, उसकी कलई खुल गई है और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता आगे है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में चारों तरफ आबो हवा बनी हुई है। पिछले 3 चरणों में उसकी वानगी देखने को मिली है, नतीजे आएंगे तो साफ होगा। और आने वाले दिनों में भी यही प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को धूल धूसरित करके 2019 के नतीजे को बिल्कुल उलट देने की तैयारी में बिहार की जनता है। यहाँ कोई मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। यहाँ अगर कुछ काम कर रहा है तो तेजस्वी मैजिक काम कर रहा है। रोजगार के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर जो उनकी बातें जा रही हैं लोगों के बीच में, उससे लोग काफी आशान्वित हुए हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब मोदी जी यहाँ नहीं होंगे, उनकी सरकार नहीं होगी, तो हमारे यहाँ प्रो पीपुल सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे पर काम करने का नया माहौल बनेगा। और पिछले 10 वर्षों में देश को ढकेल करके कारपोरेट घरानों की गोदी में ले जाने का जो काम इन्होंने किया है,
उस गोदी से देश को बाहर निकलने में हमें कामयाबी मिलेगी। बिहार इस जंग में आगे रहेगा, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सवाल है मल्लिकार्जुन सुन जी। रहा हूँ, हाँ, कान आपके तरफ है, कन मुझे। आपने ये कहा और जिसमें फैक्ट भी है कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे विपक्षी विरोधी नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा गया। तो क्या आपकी सरकार आएगी, जो आपने कहा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा? दूसरा, आपने ये भी कहा है कि गारंटी है कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे, तो क्या आप गारंटी देंगे कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और बनेंगे? देखिए, जहां तक ईडी, सीबीआई और सीवीसी, ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं, उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बनेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए हाँ, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है, गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, आरटीई लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है? 5 केजी देकर बोल रहा मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। अरे हम तो 35 केजी देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं। और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं बोले। लेकिन उनको आदत है हर चीज को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। Election Commission of delaying the release of voter turnout data, but the Election Commission has replied and has said that it's a baseless allegation and this could lead to negative impact of voter participation. Just now, even Bhattacharya and all other political parties, they met the election commission. Again, I am writing today, just which I signed. Again, I am sending a letter that will be disclosed after reaching election commission. I will give copy to press. सर, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद प्रधानमंत्री काफी अटैकिंग हो गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पर ये बैकफायर हो जाएगा? क्योंकि 2019 में भी मणिशंकर अय्यर ने इस तरीके का कुछ बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर। क्या बोलिए? सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री काफी अटैकिंग है। क्या लगता है इनके बयान के बाद कांग्रेस पर ये बैकफायर हो जाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, वो श्याम पित्रोदा जी ने कहा था, जो भी कुछ कहा था, उन्होंने एक
बोला कि इसीलिए मैं रिग्रेट करके मैं उस स्थान पे नहीं रहना चाहता हूँ, ताकि मेरे स्टेटमेंट के वजह से दूसरों को नुकसान न हो। इसीलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, हमने स्वीकार किया, खत्म हो गया। व्हाट अबाउट मणिशंकर अय्यर सर? दूसरी मणिशंकर अय्यर, मणिशंकर, ये पुरानी बात है, 100 बार वो बोल चुका है कि माफी मांग लिया है, फिर भी उसको बार बार लाते हैं। अब 75 साल 70 साल की बात मोदी लाते हैं, तो ये भी ऐसा ही है, जो बातें पुरानी बातें हैं उसको लिंक करके बोलने में वो मशहूर है। और हमको भी बोलते हैं कभी कभी, जो हम बोलते हैं काट छाट के आपके इस पे डालते, ट्विटर क्या हैंडल पे डालते हैं, हर जगह उनका काम ही है कि जोड़ तोड़ करते रहना। ये अब लोग सुनने वाले नहीं है। धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप सबका क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे। उन्होंने वो कहा कि सर कर्नाटक में जो आप लोग एक सेकंड रमन एक आखिरी, मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए ना, मैं उनका शागिर्द हूँ, वे मेरे लीडर हैं। सुनिए, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार पे है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी को मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ने दीजिए। अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं पूरे लीडर्स, और कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहता। हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है, वो तुम्हारा निकाल के, क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के वो दे सकते हैं? वो तो संविधान में है, आर्टिकल जो भी हमारा 300 क्या है, 340 338 340, ये तो आर्टिकल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस करके लाए, सो आर्टिकल है, इन्होंने ऐसा नहीं है। जो चीजें इन्हों कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा था जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाकी के चीजों का मैं उत्तर दूंगा। थैंक यू।